अध्याय 3251 चू युआन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। आकाश से एक आवाज गूंजी। झेन जिया और बाकी लोगों ने सिर उठाकर देखा। उन्होंने देखा कि 9 पवित्र वेन श्वेत हिरन एक गाड़ी खींच रहे हैं। वे अभी अभी अंतरिक्ष को चीरते हुए वहां पहुंचे थे। वे नीचे उतरे और झेन जिया के पास रुक गए। आवाज जैद गाड़ी के अंदर से आए। नमस्ते मेरे राजकुमार, ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। मुझे बर्फीली जैद दुष्ट महिला जीन अंडा मिल गया। झेन जिया ने जल्दी से गाड़ी के आगे सिर झुकाया। उसने जीन अंडा निकाला और गाड़ी के दरवाजे के सामने रख दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला। सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी अंदर बैठा था। एक नौकरानी बाहर आए और जीन का अंडा उठाकर उस सुंदर आदमी को दे दिया। बर्फीली जैद दुष्ट महिला जीन अंडा। चू युआन ने जीन अंडा लिया। उसने एक हाथ से जीन अंडा पकड़ा और एक उंगली से जीन अंडा तोड़ा। टूटी हुई बर्फ उसके हाथ से गिर गई। वह एक हरे रंग की रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। झेन जिया का चेहरा बदल गया। मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? चू युआन ने झेन जिया की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने पहले ही एक आधी अधूरी सेवा कर दी है। अपनी शक्ति से तुम इतने लंबे समय तक जुबान मीज़ोग में गुप्त रूप से रहे और किसी की नज़र में नहीं आए, साथ ही महत्वपूर्ण संदेश भी वापस लाने में सक्षम रहे। ये प्रभावशाली है। तुम बुरे नहीं हो, तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं। मिस्टर, क्या आप कह रहे हैं? क्या जीन अंडा नकली है? झेन जिया का चेहरा बदल गया। यदि आपने सोचा कि तियान जिंग एक मरती हुई व्यक्ति है और आप उसके करीब गए, तो आप एक मृत व्यक्ति होंगे, चू युआन ने शांति से कहा। झेन जिया को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तियान जिंग की ओर देखा, जो घायल हो गई थी। वह पहले से ही सीधी खड़ी थी। उसकी कमजोरी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब वह गुस्से में नहीं दिख रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप चू साम्राज्य के पहले श्रीमान हैं, चू युआन, तियान जिंग ने ठंडे स्वर में कहा और खून पोंछा। झेन जिया बहुत बुरा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियान जिंग उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसने चू युआन से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना महोदय। यह मेरी गलती है। मैंने आपके काम में देरी की। कृपया मुझे सजा दीजिए। चू युआन इसके लिए झेन जिया को दोष नहीं देने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी औरत द्वारा धोखा दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें पहले कभी किसी औरत ने धोखा नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि तुम दो चीजों में से एक हो। या तो तुम एक साधु हो या एक बेकार मूर्ख। तुमने अच्छा किया। तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। जब मैं अपने चू परिवार में वापस लौटूंगा तो तुम्हें इनाम दूंगा। धन्यवाद श्रीमान, झेन जिया ने जल्दी से झुककर कहा। आप पहले वापस क्यों नहीं जाती? चू युआन जैद गाड़ी में बैठ गया। उसने हाथ हिलाकर झेन जिया को थोड़ा पीछे जाने को कहा। वह तियान जिंग की ओर मुड़ा और पूछा, मिस तियान, आप जुबान मीज़ोग की भावी नेता हैं, है ना? आप एक प्रेम त्रिकोण में हैं, फिर भी आपने इसे इतनी जल्दी तोड़ दिया। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। बधाई के लिए धन्यवाद मिस्टर चू। तियान जिंग को बुरा लगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिखाया कि वह कुछ खास महसूस कर रही है। वह जानती थी कि अब विश्वासघात का दुख मनाने का समय नहीं है। उसके सामने एक दुश्मन खड़ा है। अगर उसने इस मामले को नहीं सुलझाया तो उसकी और बाव र की मौत तय है। उसके शरीर की शक्ति बढ़ गई। तियान जिंग के पीछे पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। उसके हाथ तेजी से जैद पत्थर में बदल गए। वे जुबान जैद बन गए। चू युआन गाड़ी में बैठा तियान जिंग को देख रहा था। वह उसे रोकने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किंवदंतियां कहती हैं कि जुबान मीज़ोग के पास एक अनोखा कौशल है जो इतना अद्भुत है कि यह अब तक का सबसे जादुई जीन कौशल है। अगर आप जुबान मीज़ोग के उत्तराधिकारी हैं तो मुझे लगता है कि आप हमें दिखा सकते हैं कि यह कैसा होता है। मैंने भी ऐसा करने के बारे में सोचा था। तियान जिंग ने बाव एयर को थामे रखा, जबकि उसका दूसरा हाथ जुबान जैद बन गया। उसने आगे की ओर धक्का दिया। उसके हाथों से कुछ लहरें निकलीं। लहरों में कुछ अजीबोगरीब चिन्ह थे। ये लहरों के एक द्वार जैसा था। जब लहरदार दरवाजा दिखाई दिया तो तियान जिंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और बाव एयर को थाम लिया। बिजली की तरह वो लहरदार दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक लहरदार दरवाजा गायब हो गया। चू युआन जैद गाड़ी में बैठा था। उसने सब कुछ होते देखा था, यहाँ तक कि तियान जिंग और बाव एयर के गायब होने का भी। उसके चेहरे पर एक भी मांसपेशी नहीं हिली। झेन जिया घबरा गया। उसे पता था कि दरवाजे की तकनीक कितनी अद्भुत है। अंतरिक्ष में यात्रा करना मुश्किल नहीं था, लेकिन तियान जिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
उसने शायद बर्फ के मैदानों के पार टेलीपोर्ट करने के लिए दरवाजे की तकनीक का इस्तेमाल किया था। चू युआन ने दावा किया था कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन झेन जिया जानती थी कि वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा है। उसने पूरी चाल ही बिगाड़ दी थी। अगर तियानजिन फिर से दौड़ा तो सब बेकार हो जाएगा। श्रीमान, कृपया मुझे तियानजिन को वापस लाने की अनुमति दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, झेन जिया ने झुककर कहा। चू युआन हंसा। उसने अपना पंखा हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा कि तुमने अच्छा किया, तो इसका मतलब है कि तुमने अच्छा किया। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक तियानजिन की बात है, वह वापस आ जाएगी। तियानजिन ने अंतरिक्ष में घूमने के लिए अपनी द्वार तकनीक का इस्तेमाल किया था। जब वह दरवाजे से बाहर आई तो उसने देखा कि एक जैद गाड़ी थी जिसके सामने 9 पवित्र वेन सफेद हिरण रखे हुए थे। उसने इधर उधर देखा और पाया कि वह अभी भी वहीं थी। वह बर्फ के मैदानों से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने अपनी जगह भी नहीं छोड़ी थी। तियानजिन का चेहरा बदल गया। उसके जुबान जैद हाथ ने उन लहरदार दरवाजों में से कई और दरवाजे बनाए। उसने बाव एयर को पकड़ा और हर एक में घुस गई। तियानजिन ने चाहे जितनी बार भी अपनी दरवाजा खोलने की तकनीक इस्तेमाल की हो, वह हर बार जैद गाड़ी के सामने आ जाती थी। वह बिल्कुल भयानक लग रही थी। चू युआन ने पंखा झलते हुए कहा, मिस तियान, अपना समय और मेहनत बर्बाद मत करो। तुम्हारी दरवाजा बनाने की तकनीक तो कमाल की है, लेकिन मेरे भगवान के बगीचे बाई सेमा में ये काम नहीं करेगी। तुम पाताल लोक का दरवाजा भी नहीं बना पाओगी। तियानजिन जानती थी कि अपनी द्वार तकनीक का इस्तेमाल करके समय बर्बाद करना बेकार है। उसने आसमान की ओर देखा। 100 मील दूर से एक पवित्र प्रकाश दिखाई दे रहा था। यह पवित्र प्रकाश जैद गाड़ी से आ रहा था। ये चू युआन से एक पवित्र पुत्र की तरह आ रहा था। चू साम्राज्य का पहला मिस्टर वाकई बहुत ताकतवर है, तियानजिन ने कहा। उसकी जुबान जैद वाली बाह से चमकती लहरें निकल रही थीं। मंत्र उसकी बाह पर चमक रहे थे, जिससे उसकी भुजाओं की शक्ति और भी बढ़ गई। जब शक्ति अपने चरम पर पहुंची तो उसने चू युआन पर एक मुक्का मारा। तियानजिन की मुट्ठी के सामने की लहरें एक लहरदार दरवाजे में बदल गईं। मुट्ठी की शक्ति अंदर गई और गायब हो गई। अगले ही पल लहरदार दरवाजा चू युआन के पीछे था। अपनी पूरी रोशनी के साथ वह डरावना लग रहा था। इतनी दूरी पर कोई भी देव आत्मा उसे चकमा नहीं दे पाती। चू युआन चकमा देने की योजना नहीं बना रहा था। एक पवित्र प्रकाश के साथ जिसका वह उपयोग करना चाहता था, वह एक देवता जैसा लग रहा था। जुबान प्रकाश उसके देव प्रकाश से टकराया और शून्य हो गया। वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। उसने उसके कपड़ों को भी नहीं हिलाया। मिस तियान, बस बहुत हो गया। चू युआन ने तियानजिन की तरफ देखा तो उसे एक डरावनी शक्ति उभरती हुई महसूस हुई। उसका शरीर शून्यता में दबा हुआ था। उसके पैर कांपने लगे। वह उस डरावने दबाव को झेल नहीं पा रही थी। तियानजिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चाहे वह उसे कैसे भी इस्तेमाल करे, वह उस दबाव की ताकत को मिटा नहीं पाए। उसके पैर अड़ गए। चू युआन अपने बारे में फैली कहानियों से भी ज्यादा डरावना है। तियानजिन हैरान रह गई। वह जानती थी कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। चू युआन ने तियानजिन की ओर देखा और कहा, मिस तियान, मैं चू युआन एक वादा करता हूं कि अगर आप मुझे असली बर्फीली जैद दुष्ट महिला जीन अंडे को ढूंढने ले जाएंगी तो आपकी जान सुरक्षित रहेगी। आपको चू साम्राज्य से जिंदा निकलने की इजाजत दी जाएगी। तियानजिन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मिस्टर चू युआन का व्यक्तित्व आम लोगों जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। उसका शरीर और भी ज्यादा दबाव में आ गया। चू युआन हंसा। मैं चू युआन एक ऐसा व्यक्तित्व रखता हूं जो आम लोगों जितना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि यह उससे भी बदतर हो। आम लोगों की तुलना में मेरे पास जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगर मैं किसी को मरना चाहता हूं तो वह मर जाएगा। अगर मैं किसी को जीवित रखना चाहता हूं तो वह जीवित रहेगा। हो सकता है कि इससे मेरा व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली न लगे, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मिस तियान? क्या आपको लगता है कि जुआन मीज़ोव का एक छात्र मृत्यु से डरता है? तियानजिन ने ठंडे स्वर में पूछा। चू युआन ने तियानजिन की बाहों में बाव एयर की ओर इशारा किया और पूछा, हो सकता है, मिस तियान, आप मौत से नहीं डरती, लेकिन क्या आप उसे अपने लिए मरते हुए देख सकती हैं? तियानजिन के बोलने से पहले ही चू युआन ने कहा, भले ही आप उसे मरते हुए देखने में सक्षम हो, लेकिन क्या आप जुआन मीज़ोव के छात्र और अपने दोस्तों को मरते हुए देख सकते हैं? मिस्टर चू, आप अपनी पहुंच को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। अगर आपने जुआन मीज़ोव को छूने की हिम्मत की तो भले ही आप में हिम्मत हो, आप जिंदा नहीं बच पाएंगे।
तियानजिन ने बोलते हुए उसे तिरस्कार से देखा। चू युआन क्रोधित नहीं हुआ। उसने बस झेन जिया की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, किन साम्राज्य के अलावा बाकी 6 राज्यों में लोग वू वेई दाओ महल के 10 दलों का सम्मान करते हैं। मैं उस जगह को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन वह अलग है। वह जुवान मीज़ोव का छात्र है। अगर वह जुवान मीज़ोव के पास वापस जाए और जुवान मीज़ोव नेता को बताए कि तुम बर्फ के मैदानों में एक गहरे गड्ढे में फंस गए हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि जुवान मीज़ोव के छात्र और उनके गुरु जुवान मीज़ोव नेता आकर तुम्हें बचाएंगे? चू युआन की शक्ति देखकर तियानजिन का चेहरा बदल गया। अगर वे घर के अंदर रहे तो चू युआन की शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर वे वहां से निकलकर चू साम्राज्य चले गए तो कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा। इसके अलावा उस गद्दार जेन जिया के मार्गदर्शन के साथ ये संभव था कि जुवान मीज़ोव गंभीर रूप से घायल हो जाए। ये सोचकर तियानजिन का चेहरा खराब हो गया। अगर वह अभी मर भी जाती तो भी चू युआन वही योजना बना सकता था। तियानजिन ने चू युआन की तरफ देखा। वह कोई आम औरत नहीं थी जो चू युआन को बुरा होने के लिए डांट रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां योग्यतम की उत्तरजीविता के साधारण सिद्धांत पर अमल होता था। शिकायत करने की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जैसे तुम्हारी बच्ची को इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब कर देना, चू युआन ने कहा। उसने अपनी नजर बाओ एयर की ओर घुमाई। नहीं नहीं, तियानजिन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसके हाथों को किसी शक्ति ने खींच लिया। उसकी बाहें खुल गईं और बाओ एयर, जो पहले उसके हाथों में था, बर्फ में गिर गया। वह शक्ति केवल तियानजिन को नियंत्रित कर रही थी। वह हिल डुल नहीं सकती थी। बाकी सब ठीक था, जिसमें बाओ एयर भी शामिल था। बाओ एयर बर्फ पर खड़ी हो गई। उसने तियानजिन की तरफ देखा, जो न तो अपनी आंखें खोल पा रही थी और न ही हिल पा रही थी। बड़ी बहन, यह आदमी बहुत बुरा है। मैं इससे लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। तियानजिन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने चू युआन को अपनी बाहें खोलते हुए देखा। वह बाओ एयर को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वह हवा में गिर गई थी। बाओ एयर का शरीर मानो उस आदमी की ओर खींचा जा रहा था। वह चू युआन के हाथों की ओर उड़ गई। उसे जाने दो, तियानजिन ने दांत पीसते हुए कहा। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें उस बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला के पास ले जाऊंगी। चू युआन इस वजह से खुश नहीं लग रहा था। उसने फिर भी बाओ एयर को, जो उसके सामने थी, पकड़ लिया। उसने बाओ एयर की गर्दन पकड़ी और कहा, तुम बहुत देर से मानी। सौदा तो तब हुआ था, अब मैं उसे मरवाना चाहता हूं। आउच! चू युआन की बात पूरी होने से पहले ही वह अचानक चीख पड़ा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ पर 3 खूनी पंजों के निशान थे। बाओ एयर की छाती पर एक लाल बिल्ली बैठी थी। वह चू युआन पर गुर्रा रही थी, मानो उसे डराने की कोशिश कर रही हो। दिलचस्प है, एक जंगली जीन प्रजाति सचमुच मुझे चोट पहुंचा सकती है। ये कहकर चू युआन ने जल्दी से अपने हाथ का घाव भर दिया। उसका घाव तुरंत भर गया। पीछे एक निशान भी नहीं बचा। चू युआन ने बाओ एयर और छोटी बिल्ली की तरफ देखा। उसके होंठ मुस्कुराहट से मुड़े हुए थे। जब उसके और झेन जिया ने वह मुस्कान देखी तो उनके चेहरे बदल गए। उनके शरीर कांप उठे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि उसका इस तरह मुस्कुराना मतलब बहुत गुस्से में है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहां तक कि उसके अपने लोग भी इसे बहुत बुरा और डरने वाली बात समझ रहे थे। कितना दिलचस्प बच्चा और जीन रेस है। आओ, मेरे पास आओ। मुझे तुम्हें देखने दो। चू युआन ने बाओ एयर की तरफ हाथ हिलाया। उसने आंखें मूंद ली और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं अब तुम लोगों को नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम लोगों को मोटा कर दूंगा। जब हम मेरे बगीचे में वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे निचले शरीर को तोड़ दूंगा और खाद के लिए बगीचे में दफना दूंगा। कम से कम तुम्हारा ऊपरी शरीर जमीन से ऊपर और जिंदा तो रहेगा। तुम मेरे दानव रक्त पुष्प के डंठलों से जुड़ जाओगे और दानव रक्त पुष्पों का हिस्सा बन जाओगे। जब रक्त दानव रक्त पुष्प में जाएगा तो तुम जल्दी नहीं मरोगे। तुम धीरे धीरे अपना सारा खून खो दोगे। फिर भी तुम लोग नहीं मरोगे। तुम्हारे शरीर दानव रक्त पुष्पों द्वारा रूपांतरित हो जाएंगे। फिर तुम अपना दिमाग खो दोगे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, आखिरकार दानव रक्त पुष्प तुम्हारा खून पूरी तरह सोख लेंगे। मिस्टर चू, मैं आपको उस बर्फीली जैद दुष्ट महिला के पास ले जाने के लिए पहले ही राजी हो गया हूं, तियानजिन ने कांपती आवाज में कहा। इस बच्चे को परेशान करना बंद करो।
वरना मैं आपको उस बर्फीली जैद दुष्ट महिला के पास ले जाने के बजाय खुद को मार डालूंगा। चू युआन, जो जैद गाड़ी में बैठा था, किसी राक्षस से भी ज्यादा दुष्ट हो रहा था। इससे उसका दिल थोड़ा डर गया। चू युआन ने अपने होंठ चाटे और ठंडे स्वर में कहा, मैंने जो कहा था वह कभी नहीं बदला। अब वह और उसकी बिल्ली चाहकर भी नहीं मर सकती। रही बात तुम्हारी, तो तुम मुझे बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला के पास ले जाओगे। उसे जाने दो, वरना मैं इसी वक्त आत्महत्या कर लूंगा। मेरी शक्ति और निर्णय पर सवाल मत उठाओ। तुम मुझे दबा सकते हो, लेकिन मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते। बोलते हुए तियान जिन की आवाज कांप उठी। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम आत्महत्या कर सकते हो। तुम्हारे आत्महत्या करने के बाद तुम्हारे भाई बहन, यहां तक कि तुम्हारे स्वामी भी बर्फ के मैदानों में आकर तुम्हारे लिए मर जाएंगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हर हाल में मर जाओ। बोलते समय उसकी नजर तियान जिन पर भी नहीं थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बाओ एर की तरफ देखा। बाओ एर को घूरते हुए उसका चेहरा थोड़ा पागल सा लग रहा था और उसने कहा, आओ, मैं सचमुच तुम्हारे चेहरे पर उस दर्द को देखना चाहता हूं जब तुम राक्षसी रक्त पुष्प द्वारा निगले जाने लगोगे। रुको। तियान जिन फूट फूट कर रोने लगी। उसकी इच्छाशक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, चू युआन जैसे पागल से मिलना उसके लिए मुश्किल था। तियान जिंग अभी मर जाना पसंद करती। वह बिना किसी परिणाम के शांति से मरना चाहती थी, लेकिन जो परिणाम उसे मिलने वाला था उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। वह मरने से भी ज्यादा डरावना था। यह मेरा फैसला है और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई देव आत्मा भी नहीं। चू युआन का चेहरा बहुत गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। तियान जिंग उसके अंदर एक राक्षसी रक्त ज्योति देख सकता था। अगर तुम्हारे गंदे हाथ मेरी बेटी के जरा भी करीब आए तो फिर कोई तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहेगा। कुछ ही दूर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन तियान जिंग के कान उस शब्द को सुनने के लिए लगे तो वह स्तब्ध रह गई। तियान जिंग उस आवाज से अनजान नहीं थी। उसने सुना था कि उस आवाज का मालिक कौन है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस आवाज का मालिक अब वहां प्रकट होकर चिल्लाकर अपनी हरकतें बता रहा है। जब वह पलटी तो उसने देखा कि बोलने वाला व्यक्ति वही था जिसकी उसने कल्पना की थी। इस बदलाव से वह इतनी हैरान हुई कि उसे अपनी अनुभूति बयां नहीं कर सकती। उसे यह विश्वास करना कठिन लगा कि वह व्यक्ति जो इतना निर्दयी था कि रक्त की धड़कनों का पता लगाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाता था, वही उसके सामने आया था। हान सेन खुद को इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। भले ही तियान जिन को चू युआन के लिए जमीन की नारियां ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी यह हान सेन के लिए अच्छी बात थी। वह चोरी करने के लिए झपट्टा मारने से पहले तियान जिंग और बाकी लोगों के जीन अंडे के आसपास पहुंचने तक इंतजार कर सकता था। किसे शक था कि चू युआन इतना बीमार और पागल इंसान था जो बाओ एर को सबसे भयानक तरीके से मारना चाहता था। इसीलिए उसे खड़ा होना पड़ा और उसकी बात सुनी गई। हान सेन का शामिल होना बाओ एर के शामिल होने से बेहतर था। कम से कम उसके शो पर छा जाने से यह उतना चौंकाने वाला नहीं होता। चू युआन के हाथ हवा में ही जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान सेन उसके देवता युआन बाई सेमा तक कैसे पहुंच गया। सिद्धांत के अनुसार युआन बाई सेमा देवता उस क्षेत्र के प्रमुख देवता थे। वे उस क्षेत्र के देवता थे। घुसपैठ की जानकारी उन्हें दिए बिना कोई भी उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता था। सच तो यह है कि हान सेन के कुछ कहने से पहले चू युआन ने यह नहीं देखा था कि हान सेन पहले से ही वहां मौजूद था। ओह, कोई मुझे रोकने वाला क्यों नहीं है? चू युआन ने न तो उसकी तरफ मुड़कर देखा और न ही अपने हाथ नीचे किए। वह जानता था कि आने वाला व्यक्ति कौन है। ऐसा होगा क्योंकि तब तक तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे, फिर तुम्हें रुकने के लिए कौन कहेगा? हान सेन आगे बढ़ता रहा और बोलता रहा। क्योंकि वह बहुत ज्यादा ताकत से भरा हुआ नहीं लग रहा था, उसकी सहज चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वह टहलने निकला कोई आदमी हो। लगता है तुम्हें अपने चाकू कौशल पर पूरा भरोसा है। चू युआन ने फिर भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे बस अपने आप पर भरोसा है, हान सेन ने कहा। चू युआन ने अपने होंठ उठाए और ठंडी हंसी हंसी। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारा आत्मविश्वास मेरी नज़र में साफ अज्ञानता है। हम दोनों चाकू चलाते हैं। जहां तक मैं समझ सकता हूं, चाकू चलाने में तुम्हारा हुनर बिल्कुल बेकार है। मेरी चाकू चलाने की कला इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है कि तुम्हारा सिर काट सकती हूं, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। यह तो दिलचस्प है। मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। अब जब तुमने कह ही दिया है कि मैं ही तुम्हारा सिर काटूंगा, देखते हैं किसका चाकू ज्यादा तेज है, मेरा चाकू है या तुम्हारा? चू युआन की आंखें गुस्से से भर गईं।
उसने कमर से बंधे चाकू को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। चू युआन को अपनी क्षमताओं और चाकू चलाने की गति पर पूरा भरोसा था। वह बचपन से ही चाकू चलाने का अभ्यास करता आ रहा था। 3 साल की उम्र में उसने चाकू चलाने का रास्ता अपनाया। उस समय लोग अभी भी लंगोट पहने हुए थे और जमीन पर रेंग रहे थे। फिर भी वह चाकू से चीजें काट रहा था। अब तो बस चाकू निकालना ही था, जिसका उसने अरबों बार अभ्यास किया था। सफलता भाग्य पर निर्भर नहीं थी। यहां तक कि प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी ऐसा नहीं था। 20 साल एक दिन की तरह बीत सकते थे। चू युआन ने चाकुओं से अभ्यास किया था, इसलिए वह चाकुओं को समझता था। अब चाकुओं के वर्तमान मार्ग पर चू साम्राज्य में कोई भी उससे बेहतर नहीं था। चाकुओं के रास्ते में उसके भीतर की शक्ति और भगवान युआन बाई सेमा ने चू युआन के चाकू को भगवान के चाकू जैसा बना दिया। बीच में कोई बाधा नहीं थी। खींचना टेलीपोर्टेशन से भी तेज था। इसलिए चू युआन को अपने चाकू पर इतना भरोसा था कि वह बाओ एर का सिर सबसे पहले काट सकता है। चू युआन का हाथ अभी म्यान पर लगा ही था कि उसकी कलाई में दर्द होने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सिर नीचे किया और खून बहता देखा। चाकू पकड़े हुए उसका हाथ उसकी बाह से अलग हो गया था। ढेर सारा खून बह गया था। सब लोग स्तब्ध रह गए। झेन जिया और नौकरानी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। नौकरानी कुछ सालों से चू युआन का पीछा कर रही थी। उसने चू युआन के हाथों अनगिनत कुलीन लोगों को मरते देखा था। चू युआन के चाकू से कई प्रसिद्ध कुलीन लोगों के सिर काटे गए थे। उन लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें कैसे मारा गया। नौकरानी के अनुसार चू युआन चाकुओं के मामले में एक देवता था। वास्तव में वह चाकू लिए हुए एक राक्षस जैसा था। जब भी वह चाकू निकलता कोई न कोई मारा जाता। इसमें कभी कोई अपवाद नहीं था। इस बार चू युआन तैयार था, फिर भी उसे चाकू निकालने से रोक दिया गया था। किसी ने उस हाथ को काट दिया था जिससे वह चाकू निकालने वाला था। नौकरानी को हान सेन के साथ अपनी पिछली मुलाकात याद आई और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह सहम गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में चू युआन से भी बेहतर चाकू चलाने वाला कोई है। जेन जिया और भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आदमी के पास चाकू चलाने का इतना डरावना हुनर हो सकता है। ये चू युआन है, चू साम्राज्य का मुख्य सरदार। उसने चाकू भी नहीं निकाला और उसका हाथ काट दिया गया। जेन जिया की पीठ में ठंडक दौड़ गई। तियानजिन की उपस्थिति पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी वहीं जमी हुई खड़ी थी। उसने अविश्वास भरी नजरों से हान सेन को घूरा। उसने ये भी नहीं देखा कि हान सेन ने चू युआन का हाथ कैसे काट दिया। उसने हान सेन को अपनी कमर से चाकू निकालते भी नहीं देखा। चू युआन को अपने कटे हुए हाथ की परवाह नहीं थी। वह हान सेन को घूर रहा था। उसकी कटी हुई कलाई से अभी भी खून बह रहा था। उसकी ईश्वरीय आत्मा रक्त नाली और एक जीन जाति की शक्ति से टूटा हुआ हाथ फिर से जीवित हो सकता था। अब घाव पर एक अजीब सा बैंगनी रंग चढ़ गया था। इससे उसका घाव और भी बदतर हो गया था। वह ठीक से ठीक नहीं हो रहा था। हान सेन बाओ एर के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। उसने चू युआन को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम सहमत नहीं हो? अगर तुम फिर से कोशिश करना चाहो तो तुम्हारे पास एक और हाथ है। इस बार मैं तुम्हारा चाकू निकालने तक इंतजार करूंगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। चू युआन की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में मानो आग लगी हो। उसके दूसरे हाथ ने जल्दी से चाकू का हैंडल पकड़ लिया। उसके हाथ में एक काली राक्षसी ज्वाला थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर कोई बुरी आत्मा इकट्ठी हो गई हो। ज्यादा लोग नहीं जानते थे कि चू युआन का बायां हाथ उसके दाहिने हाथ से ज्यादा डरावना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले किसी ने उसे बाएं हाथ का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उसके पास एक देव आत्मा जीन जाती थी जिसे दानव बायां हाथ कहा जाता था। यह एक विनाशक देव आत्मा जैसा कुछ था। उसके देव युआन बाई सेमा की शक्ति से वह चाकू किसी न किसी को जरूर मार डालता। ये लोगों की आत्माओं को भस्म कर देता। लोगों के मरने के बाद उनकी आत्माओं को दूर जाकर पुनर्जन्म लेने की अनुमति नहीं होती। जब चू युआन ने चाकू निकाला तो देवता युआन बाई सेमा की शक्ति और राक्षस के बाएं हाथ की शक्ति अजीब तरह से मिल गईं। वे मिलकर एक विचित्र धूसर शक्ति बन गईं। उस शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को तहस नहस कर दिया। इसने एक ऐसी भयावह और विनाशकारी शक्ति पैदा की जिसकी कल्पना लोग पहले नहीं कर पाए थे। विश्व शक्ति को तोड़ो, तियानजिन सदमे से चिल्लाया। चू युआन के लिए उस उम्र में दुनिया को तोड़ पाने का मतलब था कि वह झुओ डोंगलाई जितना ही होशियार था, जो बैंगनी धुंध वाले पवित्र वस्त्र पहनता था। चू युआन के पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह दुनिया को तोड़ सकता था।
हान सेन का चेहरा नहीं बदला। उसका दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। चू युआन की दुनिया तोड़ने की शक्ति ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वह कारण नहीं बता पा रहा था। मर जा। चू युआन पागल लग रहा था। उसका चाकू वाला दिमाग पागलों की तरह फट गया। जब चाकू म्यान से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे उसने हान सेन का सिर ही काट डाला हो। वह दहाड़ा। डोंग डोंग। चाकू म्यान से बाहर आ गया। चू युआन का बायां हाथ आसमान में उड़ गया। खून बहने लगा। चू युआन को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हान सेन को घूरा, जो मुश्किल से हिला था। तियानजिंग, झेन जिया और नौकरानी सदमे में थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई भूत दिखाई दे रहा हो। नहीं, नामुमकिन। चू युआन ने दुनिया तोड़ दी थी, बस उसका हाथ काट दिया गया था। तियानजिंग ने हान सेन की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी वही है जिसने उसे बाओ एयर बेचा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही दुष्ट जमीनी पल्स मास्टर है। तुम कौन हो? चू युआन के दोनों हाथ गायब थे। हान सेन को देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मैं तो बस एक बच्चे का पिता हूं, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं इस अपराध का बदला जरूर लूंगा। चू युआन ने अपने दांतों के बीच से फुसफुसाते हुए ये 7 शब्द कहे। उसके पैरों में एक विस्फोटक शक्ति थी जिससे वह जगह तोड़कर निकल सकता था। लेकिन हान सेन की उंगली हिली। नतीजा ये हुआ कि चू युआन का शरीर अचानक आसमान से ऐसे गिर पड़ा जैसे पंख खुद चुके किसी पंछी का शरीर। वह ऐसे हवाई जहाज जैसा था जिसका ईंधन खत्म हो गया हो। वेदना। चू युआन बर्फ पर गिर पड़ा। उसका शरीर दबा हुआ था। वह हिल नहीं पा रहा था। वह बस बर्फ के मैदान पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। क्या मैंने कहा था कि तुम्हें जाने की इजाजत है? हान सेन चू युआन के पास गया। उसने चू युआन को बेरुखी से देखा, जो जमीन पर पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लोगों को मारने से नफरत है, लेकिन मुझे उन लोगों से और भी नफरत है जो मेरी बेटी को धमकाते हैं। तभी दोनों नौकरानियां कुछ करने लगीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने 9 पवित्र वेन सफेद हिरणों को हान सेन की ओर दौड़ाया। दूसरी ने चाकू निकाल लिया। वह बिजली की तरह सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। हान सेन की आंखें जम गईं। डोनशुआन सूत्र की विश्व विराम शक्ति ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। दोनों दासियां और 9 पवित्र वेन श्वेत हिरण जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उठ नहीं पाए। झेन जिया स्तब्ध और निराश था। वह पलटा और वहां से निकल जाना चाहता था। वह बस अपना शरीर हिला ही पाया था कि उसे लगा जैसे कोई पागल चुंबक उसे पीछे खींच रहा हो। उसका पूरा शरीर बर्फ पर फैल गया था। तियानजिंग ने हान सेन, चू युआन और बाकी सभी को हैरानी से देखा। उसे अभी भी अपनी आंखों के सामने मौजूद दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा था। बाओ एर ने चू युआन की तरफ देखा और कहा, पिताजी, यह आदमी बहुत भयानक है। उसका गुस्सा का शिकार आदमी बर्फ पर संघर्ष कर रहा था। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने बाओ एर की छाती से एक छोटी बिल्ली को बाहर कूदते देखा। ये चू युआन के सामने गिर गई। इसकी लाल बिल्ली जैसी आंखें उस आदमी को घूर रही थीं। दफा हो जाओ। चू युआन ने अभी ये 2 शब्द कहे ही थे कि उसने अचानक छोटी बिल्ली को अपना मुंह खोलते देखा। इसका शरीर केवल मुट्ठी के आकार का था। जब इसका मुंह खुला तो यह चू युआन को एक ही घूंट में निगलने में सक्षम थी। कच्छा कच्छा। इसने आदमी को 2 बार काटा और फिर उसे एक ही घूंट में निगल लिया। फिर बिल्ली ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली जैसे कि वह अभी भी और अधिक के लिए भूखी थी। इसने अपने होंठ चाटे। ये देखकर जेन जिया और दोनों नौकरानियां हैरान रह गईं। हान सेन भी हैरान होकर छोटी बिल्ली को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटी बिल्ली अभी नवजात थी। हालांकि चू युआन को हान सेन ने दबा दिया था, चू युआन के शरीर में अभी भी विश्व विनाशक शक्ति सक्रिय थी। छोटी बिल्ली के लिए ऐसे शरीर को खा पाना सामान्य बात नहीं थी। छोटी बिल्ली द्वारा चू युआन को खाने के बाद उसका छोटा सा पेट फूला हुआ लग रहा था। उसने एक जोरदार डकार ली, जिससे उसके शरीर में कुछ रक्त रेखाएं बन गईं। वे रेशम की तरह उसके शरीर में लिपटी हुई थीं। उन्होंने तेजी से मुट्ठी भर रक्त का कोकून बना दिया। क्या वह विकसित होगा? हान सेन ने रक्त के कोकून को देखा और सोचने लगा कि शायद यही बात है। छोटी बिल्ली को सिर्फ चू युआन में ही दिलचस्पी थी। उसे झेन जिया और दोनों नौकरानियों की कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि 9 पवित्र वेन सफेद हिरणों को भी उस जीव ने नजरअंदाज कर दिया। उन्हें एक नजर भी नहीं बख्शा। ये काफी असामान्य व्यवहार था। जब से चू युआन ने दुनिया को तोड़ना शुरू किया, हान सेन को लगा कि उसकी शक्ति थोड़ी अजीब है। विश्व को तोड़ने वाली शक्तियों के लिए किसी अन्य विश्व की विपरीत शक्ति को सीखना और उसे मुख्य शक्ति के साथ मिलाना आवश्यक था।
इस प्रकार विश्व को तोड़ने वाली शक्तियों का जन्म हुआ। चू युआन के शरीर की उल्टी शक्ति थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके बाएं हाथ पर जो शक्ति एकत्रित हुई थी वह किसी राक्षस जैसी थी। हान सेन ने जो देखा था उसके अनुसार वह किसी जीन प्रजाति से ज्यादा किसी पशु आत्मा जैसी थी। पशु आत्मा। हान सेन ने उन शब्दों के बारे में सोचा। उसका दिल धड़क उठा। पशु आत्माएं। हाँ, वह शक्ति पशु आत्मा जैसी ही थी, हालांकि वह बिल्कुल वैसी नहीं थी। बाओ एर ने कोकून में बंद छोटी बिल्ली को उठाया और तियानजिन के पास गई। उसने झेन जिया की ओर इशारा किया जो बर्फ पर बंधी हुई थी और पूछा, बड़ी बहन, आप उसके गुदा से कैसे निपटेंगी? तियानजिन ने झेन जिया की तरफ देखा। उसने हान सेन को प्रणाम किया और कहा, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी तक आपका नाम याद नहीं आया। हान सेन। उसे अपनी पहचान के बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं लगी। किन साम्राज्य का नंबर 1 तलवारबाज। तियानजिन ने हान सेन की असली पहचान के बारे में सोचा। आखिरकार हान सेन ने एक ही तलवार के वार से काले ड्रैगन की संरचना को तोड़ दिया था। उसने अपनी ताकत से ज़ेड वॉल सिटी को तहस नहस कर दिया था। यह एक ऐसी खबर थी जो सातों राज्यों के कोने कोने तक पहुंच गई थी। किन साम्राज्य का नंबर 1 तलवारबाज ऐसा था जिसके बारे में सातों राज्यों में हर कोई जानता था। बस तियानजिन को नहीं पता था कि वह कैसा दिखता है। मैं भले ही नंबर 1 तलवारबाज न हूं, लेकिन मैं नंबर 1 दुष्ट अफसर जरूर हूं। हान सेन ने जेन जिया की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस व्यक्ति से निपट सकते हो। उसके बाद हान सेन चू राज्य की 2 नौकरानियों के पास गया। हान सेन ने दोनों नौकरानियों की ओर देखते हुए पूछा, तुम लोग जीना चाहती हो या मरना चाहती हो? दोनों नौकरानियां उलझन में दिख रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। चू युआन मर चुका है, हान सेन ने कहा। अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो भी शायद तुम मारे जाओगे। तुम्हारी खुशकिस्मती से मुझे एक ड्राइवर और एक नौकरानी की जरूरत है। अगर तुम जीना चाहती हो तो मैं तुम्हें जीने की इजाजत दे सकता हूं। दोनों नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा। दांत पीसते हुए बोली, शुक्रिया मालिक, हम जीना चाहती हैं। अगर तुम लोग सचमुच जीना चाहती हो तो जाओ और गाड़ी तैयार करो, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह लड़कियों की ओर देखना बंद करने के लिए मुड़ा। दोनों नौकरानियों को लगा कि उनके शरीर पर से दबाव कम हो गया है। वे फिर से आजाद हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और 9 पवित्र वेन सफेद हिरन और ज़ेड गाड़ी की ओर चल दी। हान सेन ने तियानजिन को दिलचस्पी से देखा। वह जानना चाहता था कि तियानजिन जेन जिया से कैसे निपटेगी। हान सेन को लगा कि तियानजिन को परेशानी होगी। आखिरकार वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। किसने सोचा होगा कि तियानजिन बिना किसी हिचकिचाहट के जेन जिया का सिर धड़ से अलग कर देगा। ये औरत कमजोर लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी निर्णायक होगी। हान सेन थोड़ा चौंक गया। शुक्रिया मिस्टर हान, मुझे एक गद्दार को मारने का मौका देने के लिए। तियानजिन वापस हान सेन के पास गई। उसने झुककर कहा, मुझे यकीन है कि आप भी उस बर्फीली ज़ेड दुष्ट महिला के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, हान सेन ने सिर हिलाया। तियानजिन ने कहा, मैं तुम्हें बर्फीले ज़ेड वाली दुष्ट महिला को ढूंढने के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरे जुबान मीज़ोंग के पुराने नेता की बलि की वस्तु के साथ मुझे बर्फीले ज़ेड वाली दुष्ट महिला की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे बलि वापस जुबान मीज़ोंग के पास ले जानी होगी। जरूर, हान सेन ने कहा। मुझे सिर्फ बर्फ वाली ज़ेड जैसी दुष्ट महिला चाहिए। बाकी जो भी हम पाएंगे तुम ले लो। तियानजिन ने अपने बाल ठीक किए, झुककर कहा, इस मामले में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ श्रीमान। 33वें आसमान में बरीपात गॉड एक पुराने टावर के सामने से गुजरा। उसने टावर को प्रणाम किया और कहा, श्रीमान नेता, एक 17 जीवन वाली आत्मा को बाहर निकाल दिया गया है। पुराने टावर से किन शियू की आवाज सुनाई दी। ओह, वह जीवन आत्मा कब तक वहां रही होगी कि उसे बुझाया जा सके। चू युआन चू साम्राज्य का एक कुलीन व्यक्ति था और उसकी जीवन आत्मा शक्ति 17 थी। दुनिया को तहस नहस करने के लिए ये काफी होती। इस ब्रह्मांड में ऐसे लोगों को रोकने वाले बहुत कम लोग हैं। जाओ और पता लगाओ कि वह कौन था। हाँ, बरीपत भगवान ने पुराने टावर से प्रस्थान करने से पहले उत्तर दिया। बर्फ के मैदानों में कई प्रणालियां थीं। अगर तियानजिन का नेतृत्व न होता तो हान सेन ने कभी नहीं सोचा होता कि एक साधारण सी जगह पर दुर्लभ जीन अंडा पाया जा सकता है। उनके सामने एक छोटा सा बर्फ का पहाड़ था। वह कई और बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ था। वह सिर्फ कुछ 100 फीट ऊंचा था। वह ज्यादा ऊंचा नहीं था।
दूसरे बर्फ के पहाड़ों, जो कुछ हजार फीट ऊंचे थे, की तुलना में वह छोटा सा बर्फ का पहाड़ ज्यादा आकर्षक नहीं था। तियानजिन ने एक नक्शा निकाला। उसने कुछ देर तक उसकी तुलना छोटे बर्फ के पहाड़ से की। उसने हान सेन की ओर देखा और कहा, यही वह जगह है जहां हमारे जुबान मीज़ोव नेता ने पुराने जमाने में बर्फीली जैद दुष्ट महिला का ठिकाना पाया था। अगर रिकॉर्ड सही है तो इस छोटे बर्फ के पहाड़ के पीछे एक बर्फ की गुफा होगी जो सीधे इसके तल तक पहुंचती है। हान सेन जैद गाड़ी से बाहर निकला। उसने बर्फ के पहाड़ की ओर देखा और कहा, मुझे उत्सुकता है। उस समय जब तुम्हारे दल के नेता ने यहाँ कुछ देखा था तो उसने क्या देखा था? वह बर्फ वाली जैद दुष्ट महिला को अपने साथ क्यों नहीं ले गया और कुछ चीजें वहीं छोड़ गया? तियानजिन ने जवाब दिया, मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या हुआ था। हमारे नेता ने एक गुप्त स्क्रॉल में एक संदेश छोड़ा था। उन्होंने केवल बर्फीली जैद दुष्ट महिला के स्थान के बारे में बताया और खोई हुई वस्तुओं को वापस पाने के तरीके के बारे में बात की। कुल मिलाकर उन्होंने बर्फीली जैद दुष्ट महिला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो बस इतना कहते रहे कि खोई हुई वस्तुओं को वापस लेने और उन्हें लौटाने के बाद हम बर्फीली जैद दुष्ट महिला के जीन अंडे के लिए लालची नहीं हो सकते। अगर हम लालची रहे तो बहुत बुरी चीजें होना तय है। क्या आपको लगता है कि बर्फीली जैद दुष्ट महिला से संबंधित रिकॉर्ड गायब हो गए हैं? हान सेन ने एक पल सोचने के बाद पूछा। तियानजिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं। हमारा वू वेई दाओ पैलेस रिकॉर्ड रखने वगैरह के मामले में बहुत गंभीर है। कुछ बेहद खास गोपनीय जानकारियों को रखने का एक अनोखा तरीका होता है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर मैं इस बारे में गलत भी हूं तो क्या ये सब गायब नहीं हो जाएगा? आप निश्चित रूप से बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा ही नहीं खोएंगे। हान सेन को सचमुच नहीं लगा कि तियानजिन सच कह रही है। चाहे तरीके कितने भी गोपनीय क्यों न हो, अगर ये किसी इंसान ने किया होता तो समस्या होने की पूरी संभावना थी। मैं वही करूंगी जो मैंने तुमसे वादा किया था। तुम्हें बर्फीली जैद वाली दुष्ट महिला मिले या न मिले, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तियानजिन के ऐसा कहने के बाद वह छोटे से बर्फीले पहाड़ की ओर चल पड़ी। तुम लोग यहीं रुको, हान सेन ने दोनों नौकरानियों को आदेश दिया। वह बाओ एयर को तियानजिन के पीछे ले गया। जैसा कि तियानजिन ने बताया था, पहाड़ की तलहटी में एक बर्फीली गुफा थी। वह नीचे की ओर जाती थी। वह नीचे की ओर जाती थी या नहीं, यह एक रहस्य था। तियानजिन जुआन मीज़ोव की उत्तराधिकारी थी, जिसका मतलब था कि वह किसी भी अन्य महिला जैसी नहीं थी। ज़ेन जिया के साथ उसके व्यवहार को देखकर उस महिला का दिल निश्चित रूप से किसी भी अन्य महिला जैसा नहीं था। कोई भी यह वादा नहीं कर सकता था कि जो ज़ेन जिया के साथ हुआ वह हान सेन के साथ भी हो सकता है। इसलिए उसने सावधानी बरती। उसने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। बर्फ की गुफा में घुसने और कुछ देर उसमें घूमने के बाद हान सेन को उसकी बात पर थोड़ा और यकीन हो गया। वह गुफा सीधे बर्फ के नीचे जाती थी। वह हजारों फीट तक फैली हुई थी। उसका कोई अंत नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इंसानी बनाई हुई है। जैसे जैसे वे नीचे गए उन्हें इन हवा उतनी ही ज्यादा ठंडी महसूस हुई। यहां तक कि जेटस्किन का अभ्यास करने वाले हान सेन को भी थोड़ी ठंड लग रही थी। बर्फ के नीचे कई दरारें थीं और भी कई रास्ते थे। तियानजिन अपने नक्शे को बार बार इस्तेमाल करती रही कि किस रास्ते पर जाना है। वह हर बार सामान्य रास्ता चुनती थी। कई जगहों पर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था। कुछ बर्फ की गुफाएं तो सीधे नीचे की ओर भी जाती थीं। कुछ की ऊंचाई 10,000 फीट थी और कुछ उससे भी ज्यादा। एक सिस्टम के लिए वह दूरी कुछ भी नहीं थी। हान सेन को सबसे ज्यादा उत्सुकता उन दो महादेवी स्पंदनों के बारे में थी जो एक ही परिदृश्य में दिखाई दे रहे थे। ये पूरी बात उसे जरा भी समझ नहीं आई। ये पता नहीं चल पाया कि वे बर्फ की गुफा में कितनी देर से थे। वे अभी अभी सीधी बर्फ की गुफा से नीचे उतरे ही थे कि बाओ र ने एक खास दिशा की ओर इशारा करके पूछा, पिताजी यह क्या है? हान सेन और तियानजिन ने उस तरफ देखा जहां वह इशारा कर रही थी। उन्हें झटका लगा। वह एक ग्रह था। उस ग्रह का आकाश बर्फ से ढका हुआ था, मानो बर्फ के क्रिस्टल जैसा आकाश। बर्फ में धंसा ग्रह हरियाली और फूलों से भरा हुआ था। वहां ढेर सारे जानवर भी आजादी से घूम रहे थे। बर्फीले आसमान के नीचे ढेर सारे सारस ऊंचे उड़ रहे थे। ढेर सारी गायें और भेड़ें घास चर रही थीं। तियानजिन ने कहा, बिल्कुल सही। यही वह जगह है जिसका जिक्र बुजुर्ग नेता ने किया था। उसने बर्फ की चादरों के नीचे बसे उस अजीबोगरीब ग्रह को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यही वो जगह है? हान सेन ने सोचा। कहा जाता है कि बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला पूरी तरह से बर्फ तत्व वाली नहीं थी।
वह लगभग आधी बर्फ तत्व वाली थी। उसे पालने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं होगी। हान सेन को बाओ एयर द्वारा बताई गई खबर याद आ गई। तियानजिन ने झेनजिया को बताया था कि जिस जगह पर बर्फीली जेड वाली दुष्ट महिला होने वाली थी, वह बर्फ और जेड की धरती पर थी। हान सेन को कोई बर्फीली जेड वाली जगह नहीं दिख रही थी। उसे कीचड़ दिखाई दे रहा था। तियानजिन ने बाओ एयर की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, बाओ एयर तुम्हें बर्फीले जेड के बारे में बता रही थी, है ना? मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। हान सेन का चेहरा नहीं बदला। वह मुस्कुराया। उसे इस बारे में कोई शर्मिंदगी या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तियानजिन ने कहा, दरअसल जब से झेनजिया ने मेरे साथ बर्फ के मैदानों में आने का अनुरोध किया था, मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि मुझे उसके बारे में कोई बड़ा शक नहीं था। तुमसे और बाओ एयर से मिलने के बाद ही मुझे शक हुआ। इसलिए मैंने उसे बर्फ की नारी खोजने वाली ये बातें बताईं। ये सब बस उसकी परीक्षा लेने के लिए था। मैं समझ गया। हान सेन ने सिर हिलाया। तियानजिन ने कहा, दरअसल बर्फ की जैद दुष्ट महिला के जैद शब्द जैद पत्थरों की ओर इशारा नहीं करते। इसका मतलब है शुद्ध। शुद्ध का क्या मतलब है? हान सेन अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। तियानजिन ने बताया, प्राचीन काल में किंवदंतियों में जैद शब्द का इस्तेमाल हमेशा किसी बहुत ही शुद्ध और गंदगी से कलंकित न हुई चीज के लिए किया जाता था। ये खास तौर पर उस महिला के लिए सच था जो अभी तक गंदगी से प्रभावित नहीं हुई थी। बर्फ की जैद दुष्ट महिला का जैद उसी का प्रतीक है। इसका असली जेडस्टोन से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझ गया। हान सेन अब समझ गया। तियानजिन उस ग्रह की प्रशंसा कर रही थी। वह आगे बढ़ते हुए बोली, ये ग्रह अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ एक महादेवी का वास है। इस ग्रह पर बर्फ जमने से पहले यहाँ ऐसा कोई ग्रह नहीं था। यहाँ बर्फ जमने के बाद ही यह ग्रह प्रकट हुआ। सच में। हान सेन ने एक कम्युनिकेटर निकाला। उसने अपने आसपास की जगह देखने के लिए एक आकाशगंगा का नक्शा खोला। जहां वह था वहां वास्तव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए था। यह कोई साधारण ग्रह नहीं था जो वहां नहीं होना चाहिए था। वहां कोई साधारण ग्रह या सूर्य भी नहीं होना चाहिए था। फिर भी तियानजिन और हान सेन एक ही ग्रह पर थे। तियानजिन अचानक मुड़ी और हान सेन की तरफ मुस्कुराए। मिस्टर हान, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। हान सेन का चेहरा नहीं बदला और उसने पूछा, यह क्या है? इस ग्रह के बारे में यह एक बहुत ही अद्भुत जगह मानी जाती है, तियानजिन ने मुस्कुराते हुए हान सेन से कहा। केवल एक पवित्र महिला ही इस ग्रह पर सुरक्षित रूप से उतर सकती है। अगर हालात ऐसे नहीं रहे तो कुछ बुरा होना तय है। हान सेन का चेहरा नहीं बदला। उसने तियानजिन की तरफ देखा और पूछा, क्या बुरी बात है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तियानजिन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। हान सेन को ज्यादा परवाह नहीं थी। अपने शरीर की फिटनेस और ताकत और अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड की अजेय शक्ति के साथ उन दोनों ब्रह्मांडों में उसके लिए शायद ही कभी कुछ गलत हुआ हो। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा, हान सेन ने कहा। उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उसका मर्दाना चेहरा स्ट्रेन होने लगा। वह पूरी तरह से स्त्री जैसा नहीं हुआ। वह न तो यिन था और न ही यांग। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी आवाज प्राचीन काल के किसी विशेष प्राणी जैसी लगने लगी। हान सेन चौंक गया। उसने अपना ध्यान अपने शरीर के एक हिस्से पर केंद्रित किया। जब उसने इसे महसूस किया तो उसे राहत मिली। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, मेरा लिंग अभी भी यहाँ है। अगले ही पल हान सेन का चेहरा बहुत ही भयावह दिखने लगा। उसका लिंग अभी भी वही था, लेकिन जो कभी एक बड़ा सिगार था अब मूंगफली जितना छोटा हो गया था। वह बहुत ही छोटा और नाजुक था। हान सेन को लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। अगर तियानजिन वहां न होता तो हान सेन अपनी पैंट उतारकर उस बेचारे सोए हुए आदमी को जगा देता। तियानजिन ने हान सेन का चेहरा देखा तो वह खुशी से हंस पड़ी। मिस्टर हान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ग्रह की शक्ति लोगों को नहीं मारेगी। ये सिर्फ उन नर और मादा जीवों को अजीब बना देगी जो शुद्ध नहीं है। हान सेन ने सोचा, यह अजीब नहीं है। अगर मैं ठीक नहीं हो पाया तो यह मौत से भी बदतर होगा। तियानजिन के चेहरे पर विशेष रूप से प्रसन्नता देखकर हान सेन समझ गया कि वह इस बात का आनंद ले रही थी कि उसे उसके झूठ का बदला मिल रहा था। उसने तियानजिन की बात अनसुनी कर दी और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने उसे अपने सूक्ष्म लिंग में पूरी तरह से धकेल दिया। उल्टा डोनगक्सुआन सूत्र और साधारण डोनगक्सुआन सूत्र बिना किसी समस्या के उसमें से गुजर गए।
बहुत छोटा और कहीं ज्यादा नाजुक होने के अलावा इसमें कोई समस्या नहीं थी। मिस्टर हान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप इस ग्रह को छोड़ देंगे तो वह शक्ति जो वर्तमान में आप पर असर कर रही है बंद हो जाएगी। अगर आप यहाँ बहुत देर तक रुकते रहे या उस जगह के बहुत पास चले गए जहाँ बर्फीली जैद दुष्ट महिला है, तो आप पर वह शक्ति और भी प्रबल हो जाएगी। यह आपके यिन और यांग को भी उलट सकती है। तियानजिन ने हान सेन से गंभीरता से बात की। हान सेन ने देखा कि उसकी आंखें उस हंसी को न दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी जो वह निकालना चाहती थी। वह साफ साफ जानती थी कि हान सेन के शरीर में क्या हो रहा है। आइस जैद दुष्ट महिला का जीन अंडा कहाँ है? हान सेन ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अगर वह ठीक हो गया तो डरने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा हान सेन के पास सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति थी। अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड की अजेय शक्ति को देखते हुए उसे उस अजीब हानिकारक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए था। ये वहां है। तियानजिन ने अपने हाथ उठाए और एक खास दिशा में इशारा किया। हान सेन की नजर तियानजिन की उंगली के साथ उस ओर गई जहां वह इशारा कर रही थी। उसने वहां देखा। उसने एक विशाल बर्फीला पहाड़ देखा जो बड़े बड़े मैदानों पर था। हालांकि इसे एक विशाल बर्फीला पहाड़ कहा जा सकता था, लेकिन पहाड़ के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर ही बर्फ थी। बाकी पहाड़ हरे और काले पत्थरों से बना था। बूढ़े नेता ने कहा था कि पहाड़ की चोटी पर बर्फीली जैद दुष्ट महिला का जीन अंडा है। मुझे नहीं पता कि वह अब भी वहां है या नहीं। तियानजिन ने फिर कहा, वैसे इस ग्रह पर आपको गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? हान सेन ने शांति से पूछा। तियानजिन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इस ग्रह के अंदर का स्थान स्थिर नहीं है। अगर आप गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अपनी इच्छित जगह तक पहुंचना मुश्किल होगा। हो सकता है कि आप अंतरिक्ष की किसी टूटी हुई परत में खो जाएं। मैं समझ गया। क्या यहाँ रहते हुए मुझे और भी कोई वर्जित काम करने से बचना चाहिए? शायद बेहतर होगा कि आप मुझे एक ही बार में सब कुछ बता दें। हान सेन अपनी मौजूदा समस्या को मिटाने के लिए अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड के लिए कोई जगह ढूंढने का इंतजार नहीं कर सकता था। तियानजिन के सामने हान सेन को कुछ भी दिखाने की जल्दी नहीं थी। और कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस ग्रह का अंतरिक्ष स्थिर नहीं है। अंतरिक्ष की कई टूटी हुई परतें हैं। चलते समय सावधान रहना। अगर तुम अंतरिक्ष की किसी टूटी हुई परत से बहुत तेजी से टकरा गए तो मुझे डर है कि कोई देव आत्मा शरीर वाला भी टूटी हुई अंतरिक्ष परतों की गलत शक्तियों को रोक नहीं पाएगा। एक पल सोचने के बाद तियानजिन ने कहा, तुम्हें इस ग्रह के जीवों को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे तुम्हारा और भी दुर्भाग्य होगा। तुम पर किस तरह का दुर्भाग्य आएगा ये नेता ने दर्ज नहीं किया। बस मेरा सुझाव है कि हम कम से कम उसकी बात तो सुने। यहाँ के जीवों को मत भड़काओ। बस इतना ही। हान सेन को इन दोनों बातों की कोई परवाह नहीं थी। अंतरिक्ष की टूटी हुई परतें डरावनी थीं, लेकिन उसके शरीर की ताकत और प्रतिक्रिया की गति के चलते अंतरिक्ष की टूटी हुई परत से टकराना भी ज्यादा खतरा नहीं था। उन जीवों के बारे में हान सेन को मारने में कोई मजा नहीं आता था। वह उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बूढ़े नेता ने बस यही जानकारी छोड़ी है। और कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि और कुछ है भी या नहीं। तियानजिन ने अपने हाथ खोले। जब उसने हान सेन की तरफ देखा तो वह मुस्कुराए। वह उसके निचले शरीर की एक झलक पाने की कोशिश करती रही। हान सेन ने एक अजीब कर्कश आवाज में पूछा, क्या तुम जुवान मीज़ों की चीजें नहीं ढूंढ रही हो? मिस्टर हान, आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं? तियानजिन ने हंसते हुए कहा। ये चीजें बर्फीले पहाड़ की तलहटी में हैं। अगर आप बर्फीले पहाड़ पर जाकर बर्फीले जैद दुष्ट महिला जीन अंडे को ढूंढने की योजना बना रहे हैं तो हम साथ चल सकते हैं। मैं अभी बर्फीले पहाड़ पर जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। पहले तुम आगे बढ़ो। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं आगे बढ़ूंगा। तियानजिन चला गया। वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने उसकी हंसी सुनी। हान सेन, जो एक बेशर्म आदमी था, बहुत गुस्से में था। इस ग्रह को क्या हो गया है? विश्व तोड़ने वाली शक्ति इस बुरी शक्ति को कैसे मिटा सकती है? हान सेन ने अपनी विश्व तोड़ने वाली डोंगशुआन सूत्र शक्ति का इस्तेमाल करके बुरी शक्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार रही। ये काम नहीं आया। किसी अजीब शक्ति ने उस जगह को ढक लिया था। डोंगशुआन सूत्र की शक्ति उससे छुटकारा पाने में असमर्थ थी। हान सेन ज्यादा ताकत लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हान सेन को अपना लिंग तुड़वाने से ज्यादा मौत पसंद थी। पिताजी, आपको क्या हुआ है? बाओ एर ने गंभीरता से हान सेन से पूछा।
कुछ नहीं हुआ। हान सेन बाओ को समझा नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब तियान जिंग दूर था तो उसने अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड सक्रिय कर दिया। इससे सफेद रंग की शक्ति उसके शरीर को ढकने लगी। सौभाग्य से सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने उसे निराश नहीं किया। सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने उस अजीब शक्ति को मिटा दिया जो उस पर असर कर रही थी। इससे उसका शरीर सामान्य हो गया। ये फिर भी अफसोस की बात थी कि हान सेन लंबे समय तक ब्रह्मांड के नियमों को नहीं तोड़ सका। जब उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड चला गया तो उसका शरीर उस अजीब और बुरी शक्ति से ढक गया। इससे उसमें अजीबोगरीब बदलाव दिखाई देने लगे। कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूं कि बर्फीली जेड दुष्ट महिला जीन अंडा अभी भी वहां है या नहीं। मेरे जाने के बाद मैं अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल करके उसकी शक्तियां हटा दूंगा। हान सेन जानता था कि वह सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकता, लेकिन अगर उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड काम कर गया तो उसे राहत मिलेगी। उसने बाओ एयर को उठाया और बर्फीले पहाड़ पर चला गया। हालात हान सेन की कल्पना से भी बदतर थे। तियान जिंग ने उससे झूठ नहीं बोला था। वह बर्फीले पहाड़ के जितना करीब जाता उसका लिंग उतना ही छोटा होता जाता। जल्द ही वह सोयाबीन बनने वाला था। हान सेन को थोड़ा अजीब लगा। अगर यह वैसा ही था जैसा तियान जिंग ने कहा था तो बर्फीले पहाड़ों के करीब जाने से उसका यिन और यांग उलझ जाएगा। अगर वह सचमुच एक महिला में बदल जाता तो उसे यकीन नहीं होता कि उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। बर्फीले पहाड़ को अपने सामने देखकर वह हार मानने को तैयार नहीं था। हान सेन ने जल्दी से एक आईना बनाया। उसने आईने में देखा और पाया कि उसका चेहरा बहुत बदल गया था। उसका चेहरा जो पहले बहुत तीखा दिखता था अब बहुत कोमल हो गया था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसकी पलकें लंबी हो गई थीं। उसका एडम्स एप्पल बहुत छोटा हो गया था। वह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हान सेन चौंक गया। ऐसा तो नहीं कि मैं सचमुच औरत बन जाऊं, है ना? उसने फिर से अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया। उसने बुरी शक्तियों के जमाव को मिटा दिया। इस बार उसे एहसास हुआ कि उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड का सक्रियण बहुत धीमा था। हालांकि वह अभी भी अपने ऊपर मौजूद अशुभ शक्तियों को मिटाने में सक्षम था, लेकिन परिवर्तन की गति पहले की तुलना में धीमी थी। जब सुपर गॉड स्पिरिट मोड को हटा दिया गया तो उसका शरीर बहुत तेजी से स्त्री बन गया। मेरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी प्रभावित हुआ है। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो बहुत बुरा होगा। हान सेन हिचकिचाया। ऐसा प्रतीत होता है कि जीन प्रजाति के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना उचित नहीं है। आखिर यह बर्फीली जेड जैसी दुष्ट महिला किस जीन प्रजाति की है? इसके निवास के आसपास का इलाका इतना अजीब क्यों होगा? सच कहूं तो ये पुरुषों को महिलाओं में बदल सकती है। क्या ये किसी महिला को पुरुष में बदल सकती है? हान सेन ने इस संभावना पर विचार किया। उसे अचानक ख्याल आया, स्पेल का शरीर तो स्त्री का है। अगर मैं उसके साथ मिल जाऊं तो मेरा आधा शरीर स्त्री का हो जाएगा। क्या इससे मुझे उस अजीब शक्ति का प्रतिरोध करने में मदद मिलेगी? जैसा कि हान सेन सोच रहा था, उसने ब्रह्मांड के नियम तोड़ दिए। उसने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया और अपने शरीर के साथ संयोजन के लिए मंत्र का आह्वान किया। स्पेल एक औरत है ना? हान सेन ने प्रार्थना की। तियान जिंग जो बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहा था, हान सेन के चेहरे के बारे में सोचा और हंस पड़ा। वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इस जगह पर सब बेकार है। मैं अपना वादा नहीं निभा रहा हूं। अगर उसे बर्फीली जेड जैसी दुष्ट महिला नहीं मिली तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। न जाने क्यों तियान जिन को हान सेन के चेहरे के भाव याद आ गए। वह इतनी खुश थी कि उसका मनगाने को कर रहा था। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि हान सेन पीछे नहीं आया था। तियान जिन हंसा और बोला, बूढ़े नेता सही थे। इस जगह पर चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका यहाँ रहना बेकार है। सिर्फ पवित्र महिलाएं ही इस पहाड़ पर चढ़ सकती हैं और बर्फीली जेड दुष्ट महिला के जीन अंडे प्राप्त कर सकती हैं। तियान जिंग ने हान सेन को पूरा सच नहीं बताया था। वह वहां बर्फीली जेड जैसी दुष्ट महिला को अपने लिए लेने गई थी। वह जीन अंडाणु प्राप्त करना भी जानती थी। जब जुवान मी जोंग और बूढ़ा नेता कई कुलीन लोगों के साथ वहां गए तो कई बुरी घटनाएं घटी। पुरुष महिलाओं में बदल गए और अशुद्ध महिलाओं की दाढ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे वे पुरुष बनते गए, उनके शरीर बड़े होते गए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उन्होंने जानवरों का गुस्सा भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप और भी बुरी घटनाएं घटी। कई कुलीन लोग मारे गए। भले ही उन्होंने उन जानवरों को पागल न बनाया हो, फिर भी बर्फीले पहाड़ पर जाने के बाद कई बुरी घटनाएं घटित हो रही थीं।
सभी कुलीनों में से केवल जुवान मीज़ोव की नेता ही पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। यहीं उसने बर्फीली जैद दुष्ट महिला के जीन अंडे को देखा था। अंत में नेता ने बर्फीली जैद दुष्ट महिला का जीन अंडा नहीं लिया। शुद्ध महिला होने के अलावा बर्फीली जैद दुष्ट महिला का जीन अंडा लेने के लिए और भी कई शर्तें थीं। हालांकि नेता एक शुद्ध महिला थी, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति शरीर के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उसे जीन अंडा नहीं मिला। तियानजिन का जीन अंडा लेने के लिए अकेले वहां जाने का कारण ये था कि वह जानती थी कि केवल वही बर्फीली जैद दुष्ट महिला जीन अंडा ले जा सकती है। अगर उसे यह पता न होता तो वह अकेले नहीं जाती। पुराने नेता ने वापस जाकर इस पर काफी देर तक शोध किया। अंत में उन्हें पता चला कि बर्फीले जैद दुष्ट महिला जीन अंडे को ग्रहण करने के लिए आपके पास अत्यधिक यिन और अत्यधिक यांग जैसा ठंडा शरीर होना चाहिए। उसके बाद हर नेता ने केवल ऐसे शरीर वाली महिलाओं को ही पालने के लिए लिया। तब से वे सुपर गॉड पल्स के फिर से प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन कभी आएगा। तियानजिन को लगा कि उसकी किस्मत वाकई अच्छी है। अतीत में जुवान मीज़ोव ने अत्यंत यिन और अत्यंत यांग शरीर वाले लोगों को पाला था। उनमें से कई महान थे। जब तक वे जीवित थे तब तक सुपर गॉड स्पिरिट मोड प्रकट नहीं हुआ था। तियानजिन का शरीर 9 यिन का दुर्लभ नाड़ी वाला था। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और अद्भुत रूप से बुद्धिमान थी। इसके अलावा उसका पालन पोषण करने वाला अंतिम नेता था। इसका मतलब था कि वह उत्तराधिकारी होगी। यही कारण था कि वह रहस्यों को जानती थी। अन्यथा भले ही उसका शरीर अत्यंत यिन और अत्यंत यांग होता, उसे यह अवसर नहीं मिलता। इस अवसर को पाने के लिए संयोग और भाग्य का अद्भुत संयोग चाहिए। हालांकि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन अंत में मुझे ही आइस जैद दुष्ट महिला जीन अंडे का दावा करना चाहिए, तियानजिन ने अहंकार की भावना के साथ कहा। हान सेन जैसे कुलीन के बारे में सोचकर कि वह खाली हाथ लौट सकती है, जबकि वह खुशी खुशी शिखर पर जाकर अपने लिए बर्फीली जैद दुष्ट महिला जीन अंडा अर्जित कर सकती है, उसे जीत का एहसास हुआ। यह अद्भुत लगा। किन राज्य का नंबर 1 तलवारबाज वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन देवताओं ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। यह मेरा मौका है, तुम्हारा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने मजबूत हो। तियानजिन ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। उसने ध्यान से शिखर तक अपनी चढ़ाई जारी रखी। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पुराने नेता ने विस्तार से बताया था। पुराने नेता ने जो दर्ज किया था, उसके अनुसार अपने रास्ते और काम करने के तरीके से वह बर्फ के पहाड़ की चोटी तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम थी। तियानजिन ने चोटी के पार देखा और एक बर्फीला अंडा देखा जो एक क्रिस्टल की तरह दिख रहा था। ये बर्फ के पहाड़ की चोटी पर आराम कर रहा था। उसने बर्फ के अंडे में एक खूबसूरत महिला का शरीर देखा। महिला ने सफेद कपड़े पहने थे। उसके बाल क्रिस्टल की तरह बर्फ से सफेद थे। यह उसकी पीठ के पीछे बर्फ की तरह था। उसकी त्वचा बेदाग थी, मानो किसी परी की त्वचा हो जो धरती पर नहीं थी। बर्फीली जैद दुष्ट महिला वास्तव में एक दुर्लभ मानवरूपी दुर्लभ जीन वाली जाति है। मैं उसके साथ अपनी द्वार तकनीक का अभ्यास कर सकती हूँ। हो सकता है कि मैं ही एकमात्र जुवान मीज़ोव नेता बन जाऊं जिसने ये सिद्धि प्राप्त की हो। तियानजिन बेहद रोमांचित था। वह ऐसी औरत भी नहीं थी जिसे सिर्फ जीत से ही मना लिया जाए। जीत नजदीक होने के बावजूद वह फिर भी सावधानी बरतने वाली थी। वह सावधानी से बर्फीले अंडे के पास पहुंची। उसने अपनी उंगली काटी और अपने खून की एक बूंद बर्फीले अंडे पर डाल दी। ये काम करता है। खून की बूंद बर्फीले अंडे में रिस गई। वह बर्फीली जैद दुष्ट महिला के ठिकाने पर जा रही थी। तियानजिन बहुत खुश हुई। ये पुराने नेता के रिकॉर्ड जैसा ही था। अगर ताज़ा खून बर्फ की जैद दुष्ट महिला के शरीर में प्रवेश कर जाता तो वह अपने लिए दुर्लभ जीन रेस बर्फ की जैद दुष्ट महिला अर्जित कर सकती थी। जब उसने खून की पहली बूंद को बर्फीली जैद दुष्ट महिला के माथे के करीब जाते देखा तो तियानजिन की हृदय गति बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, खून की बूंद बर्फीली जैद दुष्ट महिला के माथे की त्वचा को छूने लगी। इससे तियानजिन को खून और बर्फीली जैद दुष्ट महिला की त्वचा का मिलन देखने को मिला। इससे एक अजीब सा संबंध बन गया। मैंने कर दिखाया। मुझे बर्फीली जैद वाली दुष्ट महिला मिल गई। तियानजिन को लगा कि रिश्ता और गहरा हो गया है। वह उत्साहित थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी यह अनोखी जीन रेस हासिल की है। हालांकि तियानजिन उत्साहित थी, फिर भी उसे अचानक अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला से अचानक नाता टूट जाने पर उसकी खांसी से खून बहने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सफल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी 9 यिन दुर्लभ नाड़ी पर्याप्त यिन और ठंडी नहीं है? तियानजिन ने आंखें खोलते हुए जोर से पूछा।
उसने देखा कि उसका आधा खून बर्फ की जैद दुष्ट महिला की त्वचा में मिल गया और फिर बर्फ की जैद दुष्ट महिला के माथे से दूर फेंक दिया गया। अचानक वह जीन अंडे से बाहर निकल गया और बर्फ के पहाड़ की सफेद बर्फ पर बिखर गया। तियानजिन सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी बर्फ का अंडा हिल गया। वह पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। तियानजिन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। वह सोच रही थी कि बर्फ का अंडा इतना हिलने को क्यों तैयार था। ये बहुत ही अजीब था। तियानजिन ने अपनी छाती में जमा खून को बहने से रोका और खुद को पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ाकर उस स्थान पर पहुंची जो लुढ़कते बर्फ के अंडे के नीचे था। बर्फ का अंडा तेजी से लुढ़का नहीं। जब वह पहाड़ी के आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई बर्फ के पहाड़ की ओर आ रहा है। उस आदमी का चेहरा तो मर्दाना था, लेकिन वो बहुत सुंदर था। वो इतना सुंदर था कि कई औरतें खुद पर शर्म महसूस करेगी। उसके चेहरे को देखकर तियानजिन उस आदमी का नाम नहीं बता पाए। उस आदमी के कंधों पर एक छोटी बच्ची और एक छोटी सी बिल्ली देखकर तियानजिन को अचानक एहसास हुआ कि वो खूबसूरत आदमी कोई और नहीं बल्कि हान सेन ही था। वो शायद बुरी शक्तियों के चंगुल में फंसा हुआ था। उसने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की, तियानजिन ने आश्चर्य से कहा। वे बर्फ के पहाड़ के जितने करीब होते, पुरुष को उतना ही ज्यादा प्रभावित होना चाहिए था। हान सेन पहले से ही बर्फ के पहाड़ के बहुत करीब था। बुजुर्ग नेता के अनुसार जब कोई पुरुष वहां पहुंचता तो उसे पूरी तरह से स्त्री बन जाना चाहिए था। इस समय बहुत ज्यादा सुंदर होने के बावजूद हान सेन के चेहरे पर साफ तौर पर पुरुषों की पहचान वाली आंख शक्ति झलक रही थी। वह पूरी तरह से स्त्री नहीं था। क्या बर्फ का अंडा उसके लिए हिला? तियानजिन के दिमाग में ये बुरा विचार आया। तियानजिन को तुरंत इनकार करना पड़ा। बर्फीली जैद दुष्ट महिला पर केवल ठंडी यिन रक्त नाड़ी वाली महिला ही अधिकार कर सकती थी। हान सेन कोई महिला नहीं था। उसके पास ठंडी यिन रक्त नाड़ी नहीं थी। वह बर्फीली जैद दुष्ट महिला को नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो वह बर्फ के अंडे को बर्फीले पहाड़ से कैसे हटा सकता था? तियानजिन ने देखा कि बर्फ का अंडा सचमुच हान सेन की ओर उड़ रहा था। जब हान सेन लगभग बर्फ के पहाड़ के पास पहुंच गया तो बर्फ का अंडा उससे सिर्फ 9 फीट दूर था। वह हान सेन की ओर उड़ रहा था। असंभव, यह असंभव है। तियानजिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब अभी अभी हुआ है। बर्फ जैसी दिखने वाली उस दुष्ट महिला को किसी पुरुष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए था। उसके लिए ये सोचना भी मुश्किल था। उसे नहीं लगता था कि यह संभव है। फिर भी बर्फ का अंडा वास्तव में हान सेन के सामने रुक गया था। वह उससे एक हाथ की दूरी पर था। क्या ये बर्फ वाली जैद दुष्ट महिला है? हान सेन ने अपने सामने पड़े बर्फ के अंडे को हैरानी से देखा। वह अंदाजा लगा सकता था कि बर्फ वाले अंडे के अंदर क्या है, लेकिन वह बस यही सोच रहा था कि बर्फ वाली जैद दुष्ट महिला जीन का अंडा पहाड़ से गिरकर उसके सामने क्यों लुढ़क रहा है। वह बहुत देर तक कुछ भी करने में टालमटोल करता रहा। उसने जादू टोने से मिली संयुक्त शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे उसे अब यह एहसास नहीं रहा कि बुरी शक्तियां उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। चूंकि इतना समय बीत चुका था, उसने सोचा कि तियानजिन अब तक बर्फीली जैद वाली दुष्ट महिला पर कब्जा कर चुका होगा। वह तो बस अपनी किस्मत आजमाने वहां गया था। किसने सोचा होगा कि यह अजीब दृश्य होगा। बर्फ की जैद दुष्ट महिला का अंडा पहाड़ से नीचे गिरा और सीधे उसकी ओर लुढ़क गया। हान सेन ने अपना हाथ बढ़ाकर बर्फ के अंडे पर रखा। वह देखना चाहता था कि क्या यह असली जीन अंडा है। जैसे ही उसकी उंगली ने बर्फ के अंडे को छुआ, उसने अंडे के बीच वाले हिस्से को छुआ, जिससे सतह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। वे बर्फ के अंडे पर फैलती गईं। वेदना, बर्फ का अंडा टूट गया। बर्फ की रोशनी तारों से भरे आसमान की तरह हर तरफ फैल गई। उस बर्फ की रोशनी में बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला का शरीर प्रकट हुआ। उसके सफेद कपड़े बर्फ जैसे थे। उसके बाल बर्फ और रेशम जैसे थे। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। वह बेहद खूबसूरत थी। कोई भी कल्पना कर सकता था कि उसके सामने लोगों का दम घुट रहा होगा। सब कुछ देखने और समझने में अद्भुत था। हान सेन ने बर्फ जैसी जैद दुष्ट महिला को देखा। बर्फ जैसी जैद दुष्ट महिला की आधी बंद आंखें अब पूरी तरह खुल गई थीं। उसकी आंखें ठंडे रत्नों जैसी थीं जो हान सेन को घूर रही थीं। मुझे अपने खून की एक बूंद दे दो, बर्फ जैसी जैद दुष्ट महिला ने उससे कहा। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि मानो हान सेन के कानों से पानी बह रहा हो। जब तियानजिन ने दूर पीछे से यह सुना तो वह मानो स्तब्ध रह गई। मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। मैं तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी क्यों दूं? हान सेन ने बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला को दिलचस्पी से देखा। वह कोई साधारण नहीं थी, ये तो पक्का था। साधारण जीन प्रजातियां उसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। दुर्लभ जीन प्रजातियों के लिए भी ये जीव दुर्लभ था।
दुर्लभ जीन वाली प्रजातियों का ऐसी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता के साथ जन्म लेना बहुत दुर्लभ था। क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जीन प्रजाति बन जाऊं, बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला ने ठंडे स्वर में कहा। क्या यही वजह काफी नहीं है? हाँ, बस बहुत है। हान सेन ने बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया और अपनी उंगली बाहर निकाली। उसने खून की एक बूंद निचोड़ ली। बर्फ की जैद वाली दुष्ट महिला ने हान सेन का खून लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने ध्यान से बूंद ली और उसे अपने माथे पर लगा लिया। खून उसके अंदर चला गया। बर्फ की जैद वाली दुष्ट महिला के माथे पर एक लाल बिंदु बन गया। इससे बर्फ की जैद वाली दुष्ट महिला का शरीर एक अजीब सी दिव्य ज्योति से चमक उठा। ये कैसे संभव है? तियानजिन ने सोचा कि उसे कोई बुरा सपना आ रहा होगा। बर्फ की जैद वाली दुष्ट महिला एक आदमी से अपनी जीन रेस में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस पर यकीन करना कितना मुश्किल था। इसने उसे झकझोर कर रख दिया और जिस दुनिया को वह जानती थी, उसे उलट दिया। मैंने सोचा था कि केवल पवित्र महिलाओं को ही बर्फीली जैद दुष्ट महिला द्वारा स्वीकार किया जाएगा। मैंने सोचा था कि जब पुरुष बर्फीली जैद दुष्ट महिला के करीब आते हैं, तो केवल बुरी चीजें ही घटित होती हैं। मैंने सोचा था कि केवल अत्यधिक हीन और अत्यंत ठंडे रक्त नाड़ी वाली महिला ही बर्फीली जैद दुष्ट महिला का दावा करने की अनुमति होगी। तियानजिन के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके पास किसी का भी जवाब नहीं था। तियानजिन ये सब देख रहा था। बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला बर्फ की रोशनी में बदल गई। वह हान सेन की आत्मा में समा गई और हान सेन के लिए एक जीन प्रजाति बन गई। विनाश भगवान आत्मा जीन दौड़ का दावा किया, बर्फ जैद बुरी महिला। हान सेन के दिमाग में वह जानी पहचानी घोषणा गूंजी। उसे झटका लगा, ये बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला क्या है? सच कहूं तो ये जन्मजात ईश्वरीय आत्मा जीन वाली प्रजाति है जो विनाश वर्ग की है। हान सेन ने जल्दी से बर्फीली जैद दुष्ट महिला के बारे में अपनी जानकारी की जांच की और पाया कि उसकी प्रगति बचकानी थी। फिर भी उसके स्तर ने उसे विनाशक देव आत्मा जीन जाति का बना दिया। मार्गदर्शन देने के लिए शुक्रिया, हान सेन ने जोरदार हंसी के साथ कहा। मुझे बर्फ वाली दुष्ट महिला मिल ही गई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस तियान भी अपनी पार्टी की खोई हुई चीजें वापस पा सकी होंगी। वह समझ सकता था कि तियानजिन उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था और उसके सामने खड़ी बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला के साथ कुछ करने की उम्मीद कर रहा था। वह इसके लिए तियानजिन को दोष नहीं दे सकता था। उसने तो बस तियानजिन का मौका छीन लिया था। तियानजिन का उसे वापस पाना स्वाभाविक था। वे ताकत के बल पर काम करते थे और तियानजिन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर तियानजिन उसे मारना नहीं चाहती थी, तो इसका मतलब था कि खतरा था। इसलिए हान सेन ने उसके साथ कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे वे अभी तक नहीं मिले। अगर तुम्हें यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो क्या तुम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तियानजिन का चेहरा सामान्य हो गया। उसने अपने बाल ठीक किए और मुस्कुराए। हान सेन मुस्कुराया और बोला, शायद ये अच्छा विचार नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारी कीमती चीजें भी मेरी तरफ उड़ने लगेंगी। उसने हाथ जोड़े और चला गया। तियानजिन को बुरा लगा। अब वह शांत नहीं रह पा रही थी। हान सेन को जाते देख वह गुस्से से पागल हो गई थी, लेकिन वह कुछ कह या कर नहीं सकती थी। मेरी टोली बहुत समय से बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला किसी आदमी के हाथों में पड़ जाएगी। किस्मत वाकई अजीब होती है। हान सेन, मैं तुम्हें याद रखूंगी। तियानजिन ने दांत पीस लिए। उसने अजीब तरह से हान सेन को जाते हुए देखा। वापसी का रास्ता आसान था। हान सेन जल्दी से बर्फ के मैदानों की सतह पर लौट आया। उसने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके फैंग परिवार के महल में वापस लौट आया। हान सेन अपने आत्मा सागर से बर्फीली जैद दुष्ट महिला को बुलाने के लिए बेताब था। हान सेन हैरान था कि बर्फीली जैद दुष्ट महिला ने उसकी इच्छा को ठुकरा दिया। उसे बुलाया नहीं जा सका। हान सेन हैरान था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन सी पशु आत्मा थी या जिस भी जीन प्रजाति का दावा किया गया था। एक बार ऐसा हो जाने पर और उन्हें आत्मा के सागर में डाल देने पर वे उसके मन द्वारा नियंत्रित होकर उसकी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते थे। ये पहली बार था जब उसे मना किया गया था। हान सेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहा। वह बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला को बुलाने में नाकाम रहा। कोशिश करना बंद करो, बर्फ की जैद दुष्ट महिला ने कहा। तुम और मेरा आत्मा अनुबंध हमें बराबरी का दर्जा देते हैं। मैं उन लोगों से अलग हूं जिन्हें तुम दूसरी जीन जातियों को आदेश देते हो।
वे गुलाम हो सकते हैं, लेकिन मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें मुझे बुलाने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम मुझे बुला भी लो तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूं या नहीं, ये तय कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ गठबंधन न करने का भी चुनाव कर सकती हूँ। ऐसे में तुम मेरे साथ अनुबंध क्यों करना चाहोगे? हान सेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर बर्फीली जैद जैसी दुष्ट महिला बोलने को तैयार हो तो उसे विश्वास था कि वह जल्द ही कुछ सीख जाएगा। आपके शरीर में मेरी शक्ति के विपरीत शक्ति है और मुझे कुछ करने के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता होगी, बर्फजैद दुष्ट महिला ने कहा। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक नवजात जीन प्रजाति नहीं हो, हान सेन ने कहा। तुम कह सकते हो कि मैं हूं, लेकिन तुम ये भी कह सकते हो कि मैं नहीं हूं। बर्फ की जैद दुष्ट महिला का जवाब अजीब था। हान सेन कुछ देर चुप रहा और फिर अंदाजा लगाया, क्या पुनर्जन्म से पहले तुम्हें अपनी कोई याद है? काफी हद तक, लेकिन मैं पुनर्जन्म लेने के लिए जेनो हॉल से नहीं गुजरी। बर्फ की जैद दुष्ट महिला कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बना रही थी। क्या तुम जीनो हॉल में जाए बिना पुनर्जन्म ले सकती हो और उसी ब्रह्मांड में रह सकती हो? हान सेन ने बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला को हैरानी से देखा। उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। मेरा अपना तरीका है, बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें मुझसे इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मेरे लिए अपनी पुरानी आकृति और ताकत वापस पाना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि दुनिया को फिर से तोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। ऐसे में हमें एक डील पक्की करने के बारे में बात करनी चाहिए। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? हान सेन ने जितना हो सके सीधे सवाल पूछा। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे सकती हूँ और किसी भी सामान्य जीन जाति की तरह तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ, बर्फीली जैद दुष्ट महिला ने कहा। बदले में जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा और मुझे शक्ति प्रदान करनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे बताया जाना चाहिए कि आप मुझे किस तरह की शक्तियां देना चाहेंगी। हान सेन ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। जब मैं अपनी विकास प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी थी तभी एक इंसान ने मुझे धोखा दिया और मैं असफल हो गई, बर्फीली जैद दुष्ट महिला ने कहा। मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। मैं चाहती हूं कि उस इंसान की आत्मा चली जाए और हमेशा के लिए इस दुनिया से निर्वासित हो जाए। आप किस इंसान की बात कर रहे हैं? हान सेन ने बढ़ती दिलचस्पी के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला बोली। मैं उसे उसके रूप से पहचानती हूं लेकिन उसका नाम नहीं जानती। अगर तुम उसे देखोगे तो मैं उसे पहचान सकूंगी। अगर वह मुझे विकसित होने से रोक सकता है तो वह मानव जाति का कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं हो सकता। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एनेव, अच्छा, हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। तुम्हारा अंतिम विकास किस प्रकार का था? हान सेन ने बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला की ओर देखा। उसने उसका चेहरा देखा। रिबूट, बर्फ जैद दुष्ट महिला ने गर्व के साथ कहा। क्या जीन रेस वाकई इतनी दूर तक विकसित हो सकती है? हान सेन चौंक गया। अब तक उसने कभी किसी को विकास के मामले में रीबूट क्लास के करीब आते नहीं सुना था। सभी मनुष्यों और हर प्राणी को मिलाकर ऐसा लगता था मानो हान सेन केवल एक ही रीबूट श्रेणी के प्राणी को जानता था। किन शियू जैसा आदमी भी रीबूट गॉड स्पिरिट के प्रकोप को चुनौती नहीं दे पाता। अब जब उसने काले क्रिस्टल कवच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था तो ये कहना मुश्किल था कि वह क्या करेगा। ठंडे चेहरे के साथ बर्फीली जैद दुष्ट महिला ने कहा, हाँ, मुझे सफल होने के लिए बस एक और कदम की जरूरत थी। ये सब उस भयानक इंसान की वजह से था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत नफरत भरी हो। जिस इंसान की तुम बात कर रही हो, क्या वो ऐसा दिखता था? हान सेन की उंगली के सिरे पर एक रोशनी का बिंदु था। उससे उसने हवा में किन शियू का चेहरा बनाया। तुम्हें मुझे बाहर बुलाना होगा, बर्फजैद दुष्ट महिला ने कहा। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? हान सेन चौंक गया। अगर यह सब निष्पक्ष व्यापार है तो तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते और मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारे आत्मा के सागर में मैं वहां कुछ भी देख या महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारे बुलावे के बिना मैं तुम्हारे आत्मा के सागर से बाहर नहीं जा सकता। बर्फीली जैद दुष्ट महिला ने हान सेन से कुछ भी नहीं छिपाया। इसके अलावा ये बातें छिपाई नहीं जा सकती। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आनी ही थी। ये सौदा जायज है। हान सेन ने देखा कि बर्फीली जैद दुष्ट महिला ने सीधे आत्मा सागर का जिक्र किया, जिससे वह हैरान रह गया। गठबंधन के लोगों के अलावा बहुत कम लोग जानते थे कि यह क्या है। हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला को बुलाया। इस बार उसे बुलाना आसान था। बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला हान सेन के सामने आई।
उसने हान सेन के चित्र को देखा। वह नहीं है। किन शियू को देखकर बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला ने अपना सिर हिलाया और पूछा, वह इंसान कौन है? जिस तरह से तुमने उसे चित्रित किया है उससे वह साधारण नहीं लग रहा। हान सेन को ये देखकर हैरानी हुई। आमतौर पर ऐसी बातें हमेशा किनशिया से जुड़ी होती हैं। इस बार यह उससे संबंधित नहीं थी। अच्छा है कि ऐसा नहीं है। उससे निपटना मुश्किल है। अगर वो इंसान होता जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई होती तो बदला लेना आसान नहीं होता। हान सेन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने बर्फ जैसी दुष्ट महिला की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहती हो तो देखते हैं कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। देखते हैं कि क्या हमारी शक्तियां दुनिया को तहस नहस कर सकती हैं। उसके बाद हान सेन ने बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला को बुलाया। बर्फ की जैद जैसी दुष्ट महिला ने उसके बुलावे को अस्वीकार नहीं किया। वह तैरती हुई हान सेन के पास आए और उसके शरीर से मिल गई। श्रीमान नेता, मैं पहले ही देखने जा चुका हूं, बरीपात गॉड ने पुराने टावर को विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा। चू युआन के ऊपर लेवल -17 की जीवन आत्मा को हान सेन ने मार डाला। उसकी जीवन आत्मा भी चली गई है। ये वही था, अब समझ में आया। किन शियू की आवाज पुराने टावर से आई। मिस्टर लीडर, क्या आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति इस दुनिया से मिट जाए? बरीपात गॉड ने बोलने के लिए अपना सिर नीचे किया। नंबर 19 को जाने दो। देखते हैं इस परीक्षा से क्या साबित होता है। किन शियू की आवाज जरा भी नहीं डगमगाई। जी मिस्टर, बरीपात गॉड जाते हुए अजीब लग रहा था। श्रीमान किन शियू क्या कर रहा है? जब हम 33 आसमान में हैं तो वह क्यों छिपा हुआ है? वह बाहर क्यों नहीं आता? एक गुप्त स्थान पर बरीपात गॉड ने अपने कुछ आदमियों से बात की। मुझे लगता है उसके शरीर में कोई समस्या है, वरना उसे किसी और की क्या जरूरत। शायद यही हमारा मौका है। जब तक उसके शरीर में कोई समस्या है हम उसे मारकर गॉड कैस पार्टी पर फिर से कब्जा कर सकते हैं। हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किन शियू बहुत डरावना है। 100% संभावना है कि वह फिर से हमला करेगा, वरना हमारे सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? अगर हम इस मौके को गंवा देते हैं और किन शियू अपने शरीर की समस्याओं को ठीक कर लेता है तो हमारे बचने की संभावना और भी कम हो जाएगी। ये सभी जीव आपस में झगड़ रहे थे। अंततः उन्होंने बरीपत देवता से अपनी नजर हटा ली। बरीपात गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, किन शियाओं के शरीर में जरूर कोई समस्या है। समस्या का पता चलने से पहले हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब उसके पास ये जीवन आत्माएं हैं। इसका मतलब है कि वह हमें एक मौका दे रहा है। अगर जीवन आत्मा परीक्षण काम करता है और हम उन्हें अपना लेते हैं तो हमें किन शियाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जीवन आत्मा कोर की जानकारी किन शियाओं के हाथ में है? एक बुजुर्ग ने, जो समझ नहीं पाया, पूछा। हमारा काम सिर्फ परीक्षण विषयों की तलाश करना और उनकी प्रगति पर नजर रखना है। हम उन्हें अपने लिए कैसे अपनाएंगे? इस छोटी सी पहेली से निपटने के लिए मेरे पास एक योजना है। बरीपात गॉड ने रॉकी डी की ओर देखा और कहा, रॉकी डी, तुम्हें परीक्षण विषय संख्या 19 को हान सेन के पास लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और देखना होगा कि संख्या 19 में किस तरह की शक्तियां हैं। हाँ मेरे गुरु, रॉकी डी ने विनम्रता से झुककर कहा। हान सेन और बाओ एयर सोफे पर बैठकर कार्टून देख रहे थे। अचानक बाओ एयर की जेब में कुछ हलचल हुई। उसने जेब से जेब निकाली और उसे खोला। कागज से बना एक आदमी तुरंत उसमें से उछल पड़ा। हान सेन, क्या तुम मेरे साथ ईमानदार रह सकते हो और मुसीबत मोल लेने की कोशिश नहीं कर सकते? रॉकी डी का कागजी आदमी बाहर कूद पड़ा। उसने गुस्से से हान सेन पर चिल्लाते हुए ऐसा किया। अब मैंने क्या किया? हान सेन एक एनिमेटेड फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा था। उसने रॉकी डी को सहजता से जवाब दिया। रॉकी डी ने गुस्से से पूछा, क्या तुमने अभी हाल ही में चू युआन को नहीं मारा? हाँ। हान सेन ने आश्चर्य से पूछा, क्या चू युआन भी गॉड कैस पार्टी का सदस्य था? वह गॉड कैस पार्टी का सदस्य नहीं है, रॉकी डी ने ठंडे स्वर में कहा। वह तो बस एक परीक्षण विषय था। किस तरह का परीक्षण विषय? हान सेन ने सच्ची जिज्ञासा से पूछा। रॉकी डी ने स्वीकार करने में संकोच किया, लेकिन उसने धीरे से कहा, किन शियू के गॉड कैस पार्टी का नेता बनने के बाद उसने परीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने कुछ विशिष्ट जीवों को एक वस्तु दी जिसे जीवन आत्मा कहा जाता था। जीवों ने इन जीवन आत्माओं को अपनाने के बाद वे विपरीत विश्व शक्तियों को महसूस करने में सक्षम हो गए।
इसके साथ वे जीवन आत्माओं का उपयोग दुनिया को तोड़ने के लिए कर पाए। थोड़े समय में वह कई ब्रेक वर्ल्ड एलीट तैयार करने में सक्षम हो गया। क्या ऐसा संभव है? जीवन आत्मा आखिर क्या है? हान सेन को चू युआन के बाएं हाथ पर अजीब जीन रेस याद आ गई। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूं कि यह एक जीन अंडे जैसा दिखता था। हालांकि ये जीन अंडे से थोड़ा अलग था। हर जीन अंडे को सेने के लिए एक विशेष प्राणी की जरूरत होती है। दूसरे प्राणी उन्हें बिल्कुल भी नहीं सेक सकते। इसलिए इन परीक्षण विषयों सहित कोई भी नहीं जान सकता कि ये जीवन आत्माएं क्या हैं। यहाँ तक कि जिन परीक्षण विषयों को जीवन आत्मा प्राप्त होती है और उन्हें देखने के लिए जिम्मेदार ब्रॉडकास्ट पार्टी के सदस्यों को भी नहीं पता कि ये जीवन आत्माएं क्या हैं। रॉकी डी के ऐसा कहने के बाद उसने हान सेन की तरफ देखा। चू युआन 17वां परीक्षण विषय था। तुम उसे मारने क्यों गए? अगर तुम मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस मास्टर बाओ एयर को अपने साथ मत घसीटना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें किन शियू की शक्ति का विस्तार पता हो। पहले अगर बाओ एयर की पहचान बरीपात गॉड को पता चल जाती तो तुम्हें जीने की इजाजत मिल जाती। अगर वह किन शियू को मिल जाती तो तुम मर ही जाते। हान सेन ने रॉकी डी की शिकायतें सुनने की जहमत नहीं उठाई। वह ये समझने में व्यस्त था कि जीवन आत्मा क्या होती है। वे चीजें कुछ कुछ जीन रेस जैसी थीं और एक तरह से कुछ कुछ जानवरों की आत्माओं जैसी। उनमें दोनों ही विशेषताएं थीं। किन शियू क्या सोच रहा है? हान सेन उस आदमी की सोच समझ नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन शियू इतनी सारी कोशिशें क्यों कर रहा है। अगर ये वानर के लिए होता तो वो पहले ही जिंदा हो चुकी होती। उसे और क्या चाहिए? हान सेन ने रॉकी डी की तरफ देखा और पूछा, तुमने कहा था कि चू युआन 17वां परीक्षण विषय था, है ना? इसका मतलब है कि उससे पहले 16 थे। वे कौन है? मुझे नहीं पता, रॉकी डी ने कहा। ब्रॉडकास्ट पार्टी पहले ही 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक पार्टी किन शियाओ का पीछा करने पर आमादा है। दूसरी पार्टी किन शियाओ को बर्बाद करना चाहती है। किन शियाओ को जो जीवन आत्माएं मिली वे सभी को दे दी गईं। मुझे बस इतना पता है कि उनमें से कुछ कहाँ दी गईं। जहां तक मैं बता पाया हूं, जीवन आत्माओं की सफलता दर ऊंची रही है। 6 जीवन आत्माओं के परिणामस्वरूप दिए गए परीक्षण विषयों में से 3 ने दुनिया तोड़ दी। बाकी 3 पागल हो गए और मर गए। सफलता दर 50% है। 50, ये तो बहुत डरावना है। हान सेन जानता था कि 50% कितना डरावना होता है। वे ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन थे। वे किन साम्राज्य के ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों जैसे ही थे, लेकिन ज्यादा ताकतवर। कुछ कमजोर राज्यों में सिर्फ 2 या 3 ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन थे। अगर किन शियू जैसे लोग यूं ही दुनिया तोड़ने वाले कुलीनों को पैदा कर सकते थे तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का अंत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किन शियू के पास बहुत ज्यादा जीवन आत्माएं हैं, रॉकी डी ने ठंडे स्वर में कहा। अब तक उसके पास सिर्फ 19 ही जीवन आत्माएं थीं। उसने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि 19वें जीवन आत्मा के स्वामी को यहां आकर तुम्हें मारने की कोशिश करनी है। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मास्टर बाओ र को इस सब में शामिल मत होने देना। 19वीं जीवन आत्मा का स्वामी कौन है? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। झाओ किंगडम की नंबर 1 गायिका झाओ निंग एर। वह किन किंगडम में होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप उस पर नजर रखें। रॉकी डी के बोलने के बाद कागज वाले ने ऐसा देखा जैसे उसकी आत्मा खोदी हो और वह मेज पर गिर पड़ा हो। झाओ निंग एर। हान सेन ने ये नाम पहले सुना था। उसने झाओ निंग एर पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि वह फैन फेई फेई के घर में रहता था, इसलिए उसे झाओ निंग एर के बारे में खबरें मिलती रहती थीं। कई लोग झाओ निंग एर की तुलना किन साम्राज्य की 3 गायिकाओं से करते थे। ज्यादातर लोगों को लगता था कि झाओ निंग एर किन साम्राज्य की 3 गायिकाओं से बेहतर है। उन्हें लगता था कि वह भविष्य की गायिका रानी है और संभवतः गायन सम्राट झोंगली किन के बाद सबसे महान गायिका होगी। ऐसे व्यक्ति का किन शियू के परीक्षण का विषय बनना ये दर्शाता है कि जीवन आत्माएं मनुष्यों के लिए अत्यधिक वांछनीय चीज थीं। यहाँ तक कि चू युआन और झाओ निंग र, जो पहले से ही प्रसिद्ध थे, भी इसका विरोध नहीं कर सके। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, अजीब बात है, किन शियू युवा लोगों को परीक्षा के लिए क्यों ढूंढ रही है?